पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त वीरेंद्र चौहान जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे इनसे। चौहान साहब, स्वागत है पंजाब केसरी। जी, पंजाब केसरी के सभी पाठकों दर्शकों को आपके माध्यम से राम राम। चौहान साहब, आजकल क्या हो रहा है? विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अगर वो बन गए तो 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देंगे। मतलब इस तरह की बातें कहाँ से शुरू हुई? अगर आप इसको रेवड़ियां बांटना कहो या हताशा में हरियाणा में जातिवाद की राजनीति को हवा देना कहो तो भी गलत नहीं होगा। मैंने ये देखा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कि 48 घंटे के भीतर उन्होंने शायद 5 अमेंडमेंट किए अपने इस बयान में। पहले उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाएंगे। लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया कि भाई जब आप सत्ता में थे, जब आपके पास गजब का बहुमत था, तब आपको ब्राह्मण क्यों नहीं याद आए? या कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा, केवल ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री बनाओगे, औरों का क्या? तो फिर वो एकदम पलटे। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, हम 4 बनाएंगे तो एक अति पिछड़ा बनाएंगे, एक फलाना बनाएंगे, एक उस बिरादरी का बनाएंगे। पलटी मारी। जब उन्होंने कहा कि 4 बनाएंगे तो एक दूसरा सवाल उठाया, हमने भी उठाया और उनकी पार्टी के भीतर से भी कुमारी शैलजा ने एक सवाल उठाया कि भाई ये क्या हो रहा है, कैसे आपने कह दिया? बल्कि कुमारी शैलजा से पहले उनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, पूनिया जी ने कहा कि कौन उप मुख्यमंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, ये तो आला कमान तय करता है, विधायक तय करते हैं। कैसे तय कर दिया आपने, कैसे कह दिया? फिर पलटी मारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने। तीसरी पलटी में उन्होंने कहा कि दरअसल ये फैसला तो 2019 में हो गया था, पार्टी ने कर दिया था, मैं तो वही कह रहा हूं जो पार्टी ने निर्णय किया था। बात फिर उलझ गई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मैंने नहीं, हमने तो खैर उनके विरोधी दल के नाते पूछा ही पूछा, उनकी पार्टी की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आला नेता कुमारी शैलजा ने पूछ लिया सवाल कि मैं तो उस समय प्रदेश की अध्यक्ष थी, पीसीसी की प्रेसिडेंट थी, मुझे ही नहीं पता कब फैसला हो गया, किसने फैसला कर दिया। और एक गंभीर सवाल उन्होंने उठाया, मुझे लगता है उनको दर्द हुआ था, वो उन्होंने व्यक्तिगत सवाल उठाया, अपनी पीड़ा जता दी। उन्होंने कहा कि ये जो कर दिया कि एक दलित उप मुख्यमंत्री होगा, ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री होगा, इसका अर्थ ये भी तो है कि आप ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनने नहीं देना चाहते, आपने आरक्षित कर दिया उसके लिए। आप दलित उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, यानी दलित वो प्रदेश का मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता, आप उसको एक्सक्लूड कर रहे हो। ये उनकी व्यक्तिगत पीड़ा हो सकती है, क्योंकि वो भी अपने आप को कतार में मानती हैं, परंतु ये वास्तव में कड़वा सत्य है। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि अमुक जाति का उप मुख्यमंत्री, अमुक जाति का उप मुख्यमंत्री, तब इसके बजाय वो ये भी तो कह सकते थे कि इस जाति का मुख्यमंत्री बनाएगी कांग्रेस। लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने तो मन में धारण किया हुआ है कि कभी कांग्रेस का दाव लगा, जब भी कांग्रेस का दाव लगा, अभी तो 100 भी गेमेदाने नहीं, दूर दूर तक सत्ता के नजदीक है नहीं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि जब भी दाव लगेगा कांग्रेस का तो मुख्यमंत्री की कुर्सी तो मेरे लिए, यानी खुद के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा आरक्षित मान रहे हैं, और खुद का ना बने तो बेटे को वो स्थापित करना चाहते हैं। तो जब आप अपने लिए, अपने बेटे के लिए या अपने समुदाय के लिए मुख्यमंत्री का आसन आरक्षित करके बाकियों को झुंझुना थमाएंगे तो आप सबको नाराज करेंगे, सबको अपनी पार्टी से दूर भगाएंगे। पैंतरा मेरे हिसाब से तो उल्टा पड़ चुका है। साहब, एक ज्वलंत सवाल है जी, अभी अभी ध्यान में आया मेरे कि आप तो सुशिक्षित हैं, बुद्धिजीवी हैं और पढ़े लिखे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं राजनीति के अंदर। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कह रही है कि कोई एफआईआर दर्ज हो, कोई जाति मेंशन ना की जाए, और एक तरफ राजनीति में ये जातिवाद का जो खेल चल रहा है, इसको लेकर क्या कोई चिंता की लकीरें आपके जहन में भी आती हैं? हर सलीके से सोचने वाला नागरिक ये सोचता है, और संविधान निर्माताओं ने भी शायद ये कल्पना की थी कि जाति जो है वो शनई शनई समाप्त हो जाए, वो सियासत का हिस्सा न बने, और जाति के कारण समाज में जो जो खामियां आई हैं उनको दूर होना चाहिए। परंतु हुआ उल्टा। आजादी के बाद जिन लोगों के हिस्से में सरकार चलाने का काम आया, उनका काम था कि वो जाति का दखल, जाति का जिक्र, जाति की चर्चा धीरे धीरे कम करते, समाज के सब वर्गों को आगे बढ़ाते। परंतु कांग्रेस, जिसने ये भी कभी नारा दिया था कि जात पर ना पात पर मोहर लगाओ हाथ पर, यानी जाति के खिलाफ बोल रहे थे एक तरह से, इंदिरा जी का जमाना मुझे याद आता है, वही कांग्रेस, उसी के नेता आज जाति की
गंदी सियासत कर रहे हैं। और आज नहीं किया, मैं तो यूं कहूंगा कि ये जब जरूरत पड़ती है ये पैंतरा खेलते हैं। अब तो और गजब हो गया कि कास्ट सेंसस करिए, जाति की जनगणना करिए, फिर सब बिरादरियों को लड़ाइए कि उसकी प्रतिशत इतना है, उसका 1% कम है, उसका 2% कम है। आपस में सब बिरादरियां एक दूसरे के विरुद्ध जाति के नाम पर लठ उठा के खड़ी हो जाएं, तलवारें निकाल करके खड़ी हो जाएं। कांग्रेस पार्टी इस तरह की साजिशें कर रही है। मैं ये कहता हूं, कांग्रेस पार्टी जाति के नाम पर सनातन को बांटना चाहती है, सनातन पर हमलावर है इस समय कांग्रेस सुनियोजित ढंग से। इनके अध्यक्ष खड़गे साहब, आपने वो वीडियो देखा होगा जरूर। खड़गे एक वीडियो में सारी दुनिया ने ये कहते सुने, नरेंद्र मोदी आ गया तो देश में सनातन का सरकार आ जाएगा, आरएसएस का सरकार आ जाएगा। अरे भाई, सनातन कोई अछूत चीज है क्या? सनातन कोई ऐसी चीज है क्या जिसकी सरकार नहीं आनी चाहिए? भारत में सनातन की सरकार नहीं आएगी तो किसकी आएगी? लेकिन क्योंकि उनको सनातन का विरोध करना है, सनातन बुरा लगता है, सनातन का इकट्ठा होना उनको नरेंद्र मोदी का आना लगता है, इसलिए कांग्रेस ने निशाने पर सनातन को ले रखा है। इसीलिए वो उदयनिधि जैसे जो सनातन को मिटाने की बात करने वाले लोग हैं, उनके साथ कांग्रेस खड़ी हुई है, बिरयानी खा रही है। और इतने से गुजारा नहीं हुआ। सनातन को कोविड, सनातन को भयानक बीमारी बताने वाले लोगों के साथ खड़े होने से कांग्रेस का गुजारा नहीं हुआ। अब कांग्रेस कह रही है सनातन को बांटने का एक तरीका है, जाति के नाम पर इनको लड़ाओ भिड़ाओ, एक दूसरे से टकराएंगे तो नरेंद्र मोदी कमजोर होंगे। मैं ये कहता हूं, जब जब सनातन पर हमला होगा, व्यक्ति कमजोर नहीं होगा, भारत कमजोर होगा। जब जब सनातन एकजुट हुआ है, मजबूत हुआ है, सनातन अर्थात भारत की मजबूती। कांग्रेस भारत विरोधी मानसिकता की पार्टी है। कांग्रेस ने भारत के विभाजन में सबसे बड़ी भूमिका निभाई और आज बढ़ता हुआ भारत उनको हजम नहीं हो रहा। सनातन को बांट दो। पहले हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश का बंटवारा करवाया, अब सनातन के अंग प्रत्यंगों को आपस में भिड़ाकर वो देश में अराजकता पैदा करना चाहती है। कास्ट सेंसस से लेकर, मैं ये कहता हूं, कास्ट सेंसस से लेकर और जो कुछ भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं, ये सब लड़ाने भिड़ाने के हथकंडे हैं, सुनियोजित हैं, वेल कैलकुलेटेड हैं। चौहान साहब, रामविलास शर्मा जी कह रहे हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण होना चाहिए, बीजेपी के अंदर की बात कर रहे हैं वो। दूसरा, धनखड़ साहब कह रहे हैं कि वो भी चीफ मिनिस्टर के दावेदार हैं अगले चुनावों में। देखिए, बहुत बहुत आधारभूत अंतर है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, जो धनखड़ साहब ने कहा, जो आदरणीय पंडित रामविलास शर्मा जी ने कहा। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के आसन को किसी एक जाति, बिरादरी, संप्रदाय या समुदाय के लिए आरक्षित नहीं मानती। जिस दल के पास सरकार बनाने के योग्य विधायक होंगे, उस दल के विधायक भारत के संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार उस दल के नेतृत्व की इच्छा और आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बनाएंगे। और मुख्यमंत्री कौन होगा ये किसी की जाति के आधार पर तय नहीं होगा। मैं फिर से दोहरा दूं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी वो जाति के टैग के साथ भारत के संविधान में नहीं दी गई है। जैसे मान लीजिए, आपने कहा, रामविलास जी ने कहा कि ब्राह्मण वो ऊंची कुर्सी की तरफ देख रहे हैं। हरियाणा के ब्राह्मण को बिल्कुल सर्वोच्च आसन जो हरियाणा में संभव है उसकी तरफ निगाह रखने का, उस तरफ देखने का, उसको पाने की कामना करने का प्रजातांत्रिक हक है। ये इच्छा हरियाणा की हर बिरादरी को है, केवल संख्या के आधार पर नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि जिनकी संख्या कम है, जिनकी संख्या इतनी नहीं है, वो भी हरियाणा में मुख्यमंत्री बने हैं। चौधरी भजनलाल, आपको याद है कितनी संख्या थी उनकी, लेकिन चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री बने हरियाणा के। तो संख्या मैटर नहीं करती, सबको हक है। कांग्रेस आरक्षित करके जातियों को भिड़ाना चाहती है। हम ये कहते हैं सबको साथ लेंगे, सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। जब विधायक चुनकर आएंगे सरकार बनाने लायक, उन विधायकों में से किसी भी समुदाय का व्यक्ति विधायक ही तो मुख्यमंत्री बनेगा, वो विधायक बन सकता है। तो धनखड़ जी अपनी जगह सही हैं, रामविलास जी अपनी जगह सही हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी जगह गलत है, एकदम गलत। आप पूरे पत्रकार भी हैं और काफी सीनियर लेवल पे पत्रकारिता आपने कर रखी है। जिस प्रकार से सरकार ने पत्रकारों की, हमारे लोगों की डिमांड थी कि उनकी पेंशन बढ़ाई जाए सेवानिवृत्ति के बाद, और दूसरा जिस प्रकार से और कई मुद्दे मेडिकल फैसिलिटी की मांग कर रहे हैं जो सरकारी कर्मचारियों को दी जाए, इस तरह की अभी कुछ पेंडिंग है। कल हम सीएम साहब से मिले भी थे, हमने भी अपनी बात रखी है। तो आपका दृष्टिकोण क्या है? बड़ा स्पष्ट सा है हमारा दृष्टिकोण। वर्तमान जो सरकार है
हरियाणा की मनोहर जी के नेतृत्व में वो मीडिया फ्रेंडली सरकार है। मीडिया फ्रेंडली का अर्थ ये है कि मीडिया स्वतंत्रता के साथ अपना काम करे। हमारा काम है उसको जो गरिमापूर्ण जो काम करने की परिस्थितियां पैदा करना, सुविधाएं उपलब्ध कराना। और वास्तव में मैं तो आपको बधाई दूंगा, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो पेंशन के पात्र हैं, कि उनकी जो पेंशन है उसकी वृद्धि हो गई है। और जहां तक स्वास्थ्य सुविधाओं वाली बात है, वो सुविधाएं मिलें, ये आज की मांग नहीं है। मैं हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं कई वर्ष तक, और प्रेस क्लब रोहतक के चेयरमैन से लेकर के स्टेट के HUJ के प्रेसिडेंट तक हम लोगों ने निरंतर ये मांग की है कि हरियाणा के पत्रकारों को और बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य बीमा एक, स्वास्थ्य सुविधा या स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा उनमें से एक है, बढ़ी हुई पेंशन उनमें से एक है, और भी बहुत कुछ करने की, किए जाने की गुंजाइश है। मुख्यमंत्री जी से आप लोगों का निरंतर मिलना रहता है। जब भी मौका लगे आप भी कहा करें, जब जब मुझे मौका लगेगा मैं आपके पैरोकार के नाते, आपके साथी के नाते आपकी बात उन तक पहुंचाऊंगा। बहुत उदारता से मुख्यमंत्री जी बहुत सारी चीजों पर विचार करते हैं और उन्होंने आज तक ऐसा करके दिखाया। आपने जिस जमाने में पत्रकारिता की तब डिजिटल पत्रकारिता नहीं थी, अब धीरे धीरे बहुत क्रांति आ गई है सारी चीजों में, तो डिजिटल पॉलिसी भी सरकार लेकर आई है। देखिए, ऐड हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं पत्रकारिता करता था वो डिजिटल युग की शुरुआत थी। लैपटॉप्स गिने चुने लोगों के पास होते थे, मोबाइल फोन भी बहुत कम लोगों के पास होते थे मेरी शुरुआत के दिनों में। और लेकिन मैं डिजिटल युग का पत्रकार रहा हूं। मैंने गिनी चुनी खबरें फैक्स पर भेजी होंगी हाथ से लिखकर, अन्यथा उस समय तक इंटरनेट, ईमेल की सुविधा आ गई थी, मॉडेम से ट्रांसमिट किया करते थे डाटा। लेकिन आज तो केवल पत्रकारिता नहीं, समाज जीवन का हर क्षेत्र हमने उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ जोड़ा है। हम तो डिजिटल पोर्टल्स वाली सरकार के रूप में जाने जाते हैं। तो ऐसे परिदृश्य में ये करने का काम था। बहुत अच्छा किया पिछली मंत्रिपरिषद की बैठक में कि हम जितने नए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आए हैं उनके लिए भी विज्ञापन की पॉलिसी लेकर आए हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं पूर्व पत्रकार हूं, क्योंकि वंस अ जर्नलिस्ट ऑलवेज अ जर्नलिस्ट, और मैं तो पत्रकारिता का शिक्षक भी रहा हूं। और ये बात लगातार हम कहते हैं कि एक बार जो पत्रकार है वो आजीवन पत्रकार रहता है। अटल जी, आडवाणी जी, उनको अटल जी चले गए, जब वो में भी देखता, आडवाणी जी ने भी अपने करियर की शुरुआत पत्रकार के रूप में की। तो डिजिटल युग में अगर हम डिजिटल एडवर्टीजमेंट की पॉलिसी नहीं लाते तो गलती होती। देर आयत दुरुस्त आयत भी इसको कहें तो गलत नहीं होगा। लेकिन एक अनुरोध मैं करना चाहता हूं, आज पत्रकारिता डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के कारण एक दोराहे पर है। एक प्रामाणिकता का, विश्वसनीयता का संकट कहीं ना कहीं है। और हमेशा से जब मैं पत्रकार था, मुख्यधारा का पत्रकार था, तब भी कहता था, आज भी धरणी जी कहता हूं कि गुणवत्ता के मामले में, विश्वसनीयता के मोर्चे पर कोई सरकार आपको बढ़िया नहीं बना सकती। सरकार कुछ कानून नियम बना सकती है, गलत काम करने वालों को रोकने की कोशिश कर सकती है। पत्रकारों को, पत्रकारिता के कर्म से जुड़े हुए साथियों को स्वयं अपने लिए आचार संहिता, कुछ मानदंड तय करने पड़ेंगे कि हम बेसिक मिनिमम इतना स्टैंडर्ड जरूर मेंटेन करेंगे। लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, लोग निहार रहे हैं कि कहां पर जाकर के जो पतन है, जो जहां पतन हो रहा है वो कहां जाकर के रुकेगा। आत्मनिरीक्षण का समय भी है। साहब, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बच्चों को रोजगार ना मिलने पर मुद्दा बना रही है। आपकी जितनी परीक्षाएं हो रही हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पर उंगली उठ रही है। दूसरी तरफ SCS की जो परीक्षाएं हुई उनको लेकर क्वेश्चन मार्क में अब जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद से रखा जा रहा है। देखिए धरणी साहब, कुछ चीजें इतनी शीशे की तरह साफ हैं कि प्रतिपक्ष के आरोप वो पॉलिटिकल, राजनीतिक ढकोसले से ज्यादा कुछ नहीं है। प्रतिपक्ष कहता है रोजगार नहीं, हम कहते हैं कि भाई अपने आंकड़े तो निकलवा कर ले आओ। हमसे पहले 6 साल लोकदल की सरकार थी, उसके बाद कांग्रेस की सरकार थी, यानी 10 जमा 6, 16 वर्षों में जितनी नौकरियां, सरकारी नौकरियां INLD और कांग्रेस दोनों ने मिलाकर दी, उससे कहीं अधिक सरकारी नौकरियां अब तक हम हरियाणा के नौजवानों को
धरणी साहब दे चुके हैं, उनको ज्वाइन करा चुके हैं। तो जिन्होंने ज्यादा नौकरियां दी सरकारी क्षेत्र में, उन पर सवाल उठाने वाले लोग कौन है, उनके चेहरे देखने पड़ेंगे और ये देखना पड़ेगा कि उनकी मंशा क्या है। नौकरियां पिछले शासनों में कैसे मिलती थी? ओम प्रकाश चौटाला जी जेल काट कर आए हैं, नौकरियों में धांधली का मुकदमा चला था तो जेल जाना पड़ा, उनका बुढ़ापा खराब हुआ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पर आरोप यह था कि वो जिला, जाति या नोटों का झोला देखकर नौकरियां देते हैं। एचसीएस की लिस्ट आती थी, धरणी साहब लोग भूले थोड़े ही हैं, एचसीएस की लिस्ट आने से 3 दिन पहले विपक्ष के लोग आपके अखबार में छपवा दिया करते थे कि भाई ये लोग सेलेक्ट होने वाले हैं। तो उनमें कोई ओएसडी का भतीजा भांजा होता, कोई मुख्यमंत्री का रिश्तेदार होता, कोई किसी मंत्री का दामाद या परिवार का सदस्य होता। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के शासनकाल में स्थिति थी। आज मनोहर जी के 9 साल के कार्यकाल में पिछली दोनों सरकारों की तुलना में हम अधिक नौकरियां दे चुके हैं। जिस दिन हमारा ये कार्यकाल पूरा होगा, यानी ये 5 साल पूरा होंगे, धरणी जी मैं डेटा के आधार पर कह रहा हूं और विश्वास के दम पर कह रहा हूं, उस दिन हम हरियाणा की जनता को बताएंगे कि ये जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोजगार रोजगार कह रहे हैं ना, इनसे 2 गुना अधिक सरकारी नौकरियां हम हरियाणा के नौजवानों को दे चुके हैं और हमने नौकरी बिना खर्ची पर्ची के दी है। इनके कार्यकाल में नौकरी मिलती भी थी तो धन्ना सेठों के, तगड़े ठाडे चौधरियों के बालकों को मिलती थी, जो पैसे दे पाते थे, जिनकी सिफारिश होती थी, खर्ची पर्ची ओट सके थे। हमारे यहाँ हर बिरादरी के व्यक्ति को नौकरी मिली है और नौकरी जब दी है तो ऐसे साधारण परिवार के प्रतिभावान लोगों को नौकरी मिली है जिनमें से कईयों के पास तो इंटरव्यू देने के लिए पंचकूला तक आने के शायद पैसे भी न हो। सीएस की परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद ये लोग अग्रेसिव क्यों हुए? उनके आरोप देखिए क्या हैं। वो ये कहते हैं, कल आम आदमी पार्टी ने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये सरकार तो एससी विरोधी है, बीसी विरोधी है, इन्होंने धांधली की नियुक्तियों में। इनके आरोप में दम नहीं है। 100 सीटें विज्ञापित हुई, परीक्षा ली गई, परीक्षा उन्हीं नियमों के अनुसार ली गई जो नियम 2008 में कांग्रेस के शासनकाल में बने थे। वो नियम ये कहते हैं धरणी जी कि 33% हिंदी और अंग्रेजी में हर कैंडिडेट को नंबर लेने पड़ेंगे, एग्रीगेट 45% लेंगे तो आप आगे जाएंगे, तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, आप इंटरव्यू के पात्र होंगे। 100 सीटों के लिए परीक्षा दी, बड़ी संख्या में नौजवानों ने परीक्षा दी। अब मान लीजिए वो 33% और 45% वाला मानक जो है, वो लाइन है, कबड्डी में कबड्डी के मैदान में पाड़ा होता है, तो उस 35 और 33% के पाड़े को मान लीजिए 100, 200 या 400 लोग नहीं छू पाए, तो इसमें धांधली नहीं है, ये तो पारदर्शिता से हुई परीक्षा का परिणाम है। जो न्यूनतम योग्यता को पा नहीं सके, आप बताइए क्या उनको लगा दिया जाए, क्या उनको नियुक्त कर दिया जाए? जो नियुक्त हुए हैं नियमों के अनुसार हुए हैं और जो पद रह गए, भर्ती नहीं हो सके, किसी ने कहा क्या इनको, या इन्होंने अपने आप में, इनको सपना आ गया क्या कि वो पद जो है हम उन बिरादरियों के खिलाफ हैं इसलिए नहीं भरे? अरे भाई, अगर एससी की कोई सीट खाली रह गई तो वो एससी की ही सीट है भाई, किसी और को नहीं दे सकते। वो हम अरविंद केजरीवाल को नहीं दे सकते, ढांडा को नहीं दे सकते। वो सीट परीक्षा पास करके शेड्यूल कास्ट का जो अभ्यर्थी है वही उसको मिलेगी। वो कल को दोबारा परीक्षा होगी, दोबारा विज्ञापित होगी, तब मिल जाएगी। बैकवर्ड की अगर कोई सीटें खाली रह गई, बैकवर्ड की सीट बैकवर्ड को मिलेगी। तो हमें बीसी का विरोधी कहने वाले पहले अपने गिरेबान में झांके। मैं अनुराग ढांडा को भी बताता हूं और कांग्रेस पार्टी के दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी याद दिलाना चाहता हूं, कल वो भी कुछ कह रहे थे रोजगार पर, कि भाई हरियाणा में या देश में आप बीसी की बात करने वाले हमसे तगड़े तो हो नहीं, हमसे ज्यादा तो बीसी के हितैषी हो नहीं। हमने तो उस समुदाय का जो नेता है उसको देश के प्रधानमंत्री के आसन तक पहुंचाया, अगर आप जाति की बात करना चाहते हो। और दूसरा, बैकवर्ड क्लास कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का जो महत्वपूर्ण काम था, इन समुदायों की बरसों पुरानी मांग थी, उसको पूरा तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो खुद मियां फजीहत, औरों को नसीहत, अपने शासन में कुछ किया नहीं, हम पर सवाल उठा रहे हैं लोग। इनके जो टेंट्रम्स हैं, इनके जो हथकंडे हैं, उनको बखूबी समझते हैं। और इनका ये सब जो इनके ये जो जुमले हैं ना, ये चुनावी जुमले हैं,
उससे अधिक कुछ नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूं, आंकड़े कैसे कैसे लेकर आते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक जुमला चला रखा है, हरियाणा की सरकार ने, पोर्टलों वाली सरकार ने, और इस सरकार के पोर्टल ने 5 लाख हरियाणवियों की पेंशन काट दी, बुढ़ापा पेंशन। अब कोई व्यक्ति जो प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा और 2-2 बार, वो आंकड़े भी चेक ना करे, वो तथ्य भी चेक ना करे। तथ्य ये कहते हैं कि अधिकतम 22-23 हजार लोगों की पेंशन कटी, बुढ़ापा पेंशन, और वो भी उनकी कटी जो गलत ले रहे थे, नाजायज ले रहे थे। एक भी पात्र व्यक्ति की पेंशन हरियाणा में कटी नहीं। और कांग्रेस के जो अपने आप को चेहरा बताते हैं, भावी मुख्यमंत्री कहते हैं, वो कह रहे हैं कि 5 लाख की कट गई। ऐसे ही इनके आंकड़े हैं नियुक्तियों के, ये कहते कुछ हैं और खुद का इनका आचरण उसके ठीक विपरीत है, उल्टा है। जितना उल्टा बोलेंगे उतना इनको उल्टा पड़ने वाला है। ईमानदारी से नौकरियां तो हमने दी हैं। जिन परिवारों के, साधारण परिवारों के बच्चे वो अफसर बन गए, अधिकारी बन गए, उनकी दुआएं मनोहर लाल जी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। धन्यवाद। तो ये हैं वीरेंद्र चौहान। कई राजनीतिक मुद्दों पर इनसे खुलकर चर्चा हुई तथा इन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो आजकल सवाल खड़े हो रहे हैं, उनके द्वारा खड़े किए जा रहे हैं, उन सब चीजों पर उनका उत्तर भी दिया। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।